Hello friends, welcome to our channel Only Excellence. So today we'll start कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बचे हैं, ठीक है। एक इसके बाद आई थिंक आपका सारा ही फिनिश हो जाएगा। जितने भी टाइप्स के आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो लगभग हम पूरे कवर कर चुके हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो से ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस हमने कम करवाए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बताया कि आप सभी अपने से क्वेश्चंस लगाएंगे तो पूरे ही बनेंगे, ठीक है। कई लोगों ने लगाए भी हैं एंड वेरी नाइस, सबने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले हैं एंड बहुत अच्छे रिस्पांस भी हमारे वीडियो को आया है। सो आज हम देखते हैं, कभी आपके एग्जाम में एक जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये दिया गया है कि 4 ईयर्स में या किसी भी ईयर्स में, मान लीजिए आपको बोल दिया गया है कि इन सम कोई अमाउंट है, कोई सम है या कोई अमाउंट है, मान लीजिए अमाउंट ए है, ये आपका सम कुछ टी ईयर्स में या T1 ईयर्स ले लेते हैं, T1 ईयर्स में B हो जाता है, ठीक है। अमाउंट A T1 ईयर्स में B हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई 1000 रुपये है मेरे पास, 1000 रुपीज़, ठीक है। ये बिकम्स कितना, मान लीजिए मैंने बोला कि 1100 रुपये हो जाता है, 1100 रुपीज़ इन T1 ईयर्स। अब मैं कहती हूँ कि 1000 रुपीज़ मान लीजिए 1 ईयर में, यानी T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ईयर में इतना हो जाता है। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि भाई ये 1200 ये अमाउंट जो है ये 1210 कितने में होगा, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया, मुझे ये T2 नहीं दिया है, मैंने बोला कि ये कितने ईयर्स में ये अमाउंट, आपका जो ये अमाउंट है, मान लीजिए या तो T2 दे दिया, पहले हम ये कर लेते हैं कि T2 दे दिया है। मान लीजिए बोल दिया गया कि T1 ईयर्स में अगर 1100 रुपये हो जाता है तो आपका T2 ईयर्स में सेम अमाउंट कितना, सेम जो है ये कितना हो जाएगा, आपको ये सम निकालना है। T2 ईयर्स में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन कि कोई अमाउंट है, यानी 1000 रुपये T1 ईयर्स में B हो जाता है, ठीक है। कोई भी अमाउंट हो सकता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे A लिया है, कोई अमाउंट A T1 ईयर्स में अमाउंट B हो जाता है, ठीक है। ये रुपीज़ में है A और ये रुपीज़ में है A, तो ये बोल रहा है कि T2 ईयर्स में वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे निकालना है कि T2 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी, वैसे तो आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए एंड फिर उसमें टाइम के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि भाई टोटल अमाउंट कितना रहेगा, लेकिन उतना लंबा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सबसे पहले T2/T1 निकाल लीजिए, ठीक है। T2/T1 निकाल लीजिए कितना आता है। मान लीजिए मैंने कहा कि T2/T1 आपका A आ जाता है, ठीक है। सारा फॉर्मूला मैं T2/T1 में लिखूंगी तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा। मैंने दोनों ईयर्स का जो रेशियो है उसको ए मान लिया है, ठीक है। यानी मैंने मान लिया है कि T2 ईयर्स जो है आपका T2/T1 कितना मिला है, T2/T1 आपका A मिला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो आपका सम आएगा, ठीक है। सम मतलब क्या है, सम यहाँ पे क्या है, ये T2 ईयर्स में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू T1 ईयर्स में अमाउंट कितना हुआ है, B हुआ है, टू द पावर A, B की पावर A अपॉन, ठीक है। T1 ईयर्स में B हुआ है तो जो T1 ईयर्स में हुआ है उसकी पावर मैंने A लगा दी, दोनों का रेशियो रख दिया है, अपॉन अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 है, इस A की पावर A-1 कर दीजिए। समझ में आया। कोई अमाउंट A जो है, कोई अमाउंट A T1 ईयर्स में B हो जाता है तो T2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है B टू द पावर A अपॉन कैपिटल A की पावर A-1 लिखा है मैंने ऐसा क्योंकि यहाँ पे मैंने A है और ये A क्या है, ये दिस A इज इक्वल टू T2/T1, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा कि B टू द पावर T2/T1 होल अपॉन A टू द पावर T2/T1 -1, ठीक है। समझ में आया, ये आप कर देंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
आपके जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए जो लिया था कि चलिए 1000 रुपीज़ है, वो मेरा अगर कहते हैं कि 1000 रुपीज़ 1 ईयर में, ठीक है, 1000 रुपीज़ है मेरा, 1000 रुपीज़ 1 ईयर में, यानी ए कितना है 1000 है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 ईयर में, यानी T1 कितना है 1 है, ठीक है, 1 ईयर में कितना हो जाता है 1100 हो जाता है, ठीक है। रेट नहीं दी है मुझे रेट नहीं दिया है, मुझे सिंपल दिया है कि भाई ये अमाउंट है, ये T1 ईयर्स में इतना हो जाता है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि 2 ईयर्स में कितना होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कितना भी ईयर्स वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वो पूछा कि 2 ईयर्स में कितना होगा। चलिए निकालिए जल्दी से, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1100 इसकी पावर T2 अपॉन T1 2:1 यानी 2 अपॉन A कितना है 1000, इसकी पावर T2 अपॉन T1 -1 यानी 2 -1, यहाँ पे क्या है, जो ये आई है पावर उसकी -1 कर दीजिए, एक पावर कम लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 1 to 1, ये कितना हो जाएगा 1210 रुपये आ गए। इसका मतलब 1000 रुपये अगर एक साल में 1100 हो जाते हैं तो 2 साल में 1210 हो जाते हैं, कंपाउंडेड। अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर मैं यही बोलती कि भाई 4 साल में कितना हो जाएगा, तो फिर T2 अपॉन T1 यानी यहाँ पे 4 करिए और यहाँ पे 3 करिए, ठीक है, यानी 11 की पावर 4 कर दीजिए सीधा सीधा, और यहाँ पे कितना 6 आ जाए, यहाँ पे 2 है, 2 0 है, ये 4 टाइम्स जाएंगे तो 8 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 zeros है, ये 3 टाइम्स, ये कितना 3 टाइम्स जाएंगे तो 9 zeros आ जाएंगे, ठीक है, 8 0, और इधर से 9 0 में से 8 माइनस कर दीजिए, 1 0 बचेगा, यानी यहाँ पे नीचे 10 बचेगा, ऊपर 11 टू दी पावर 4 अपॉन 10, जितना भी आंसर आ जाएगा उतने ही ईयर्स में ये आपका उतना ही अमाउंट हो जाएगा ये 4 ईयर्स में। सो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपल सा दोनों ईयर्स का जो दोनों ही जिसमें आपको निकालना है कितना अमाउंट हो जाएगा जिस ईयर्स का, और जो दिया है कि पहले कितना हुआ है पहले वाला ईयर का अमाउंट, दोनों ईयर्स का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, यानी आपको सबसे पहले T2 अपॉन T1 निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है। मान लीजिए अभी मैं इसको T ले लेती हूँ, ठीक है, T ले लेती हूँ, फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, B टू दी पावर T रखना है, A टू दी पावर T -1 रखना है, सिंपल सा, इतना ध्यान रखिए, जहाँ पे T क्या है, T दोनों ईयर्स का रेशियो है, ठीक है। आफ्टर जो ईयर आ रहा है उसमें पहले वाले ईयर का, अगर मैं दूसरा साल का दिया है मुझे और 8वें साल का पूछ रहा है तो 8/2 करोगे आप, 8 अपॉन 2 करोगे, ठीक है, 2 अपॉन 8 नहीं करेंगे, सॉरी 2 अपॉन 8 नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंटिन्यूअस अगर आपका चेंजिंग रेट हो कंपाउंड, ठीक है, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे पूछ रहा है और ये बोलता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी, अगर मैंने लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है 100 रुपीज़ का, अगर मैंने 100 रुपीज़ लिया है, मैं कहती हूँ 10% पर एनम पे ये बढ़ रहा है, तो अगले साल ये 10% पे बढ़ेगा, ठीक है, यानी ये हमारा जो पहला साल हो जाएगा, दूसरे साल पे ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 100 में 10 रुपीज़ ऐड हो गया, यानी ये क्या है आपका 100 + 10 है, ठीक है। अब जब आपका ये तीसरा साल पे आ जाएगा एंड पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 100 रुपीज़ ये 10% पे बढ़ा है, ठीक है, एक साल बाद आपका 110 हो जाएगा, 2 साल बाद कितना हो जाएगा आपका, इस पूरे पे आपको 10% ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रही है, ये 10% ही लग रहा है, लेकिन ये कैसा लगता है कंपाउंडिंग में, आपका इस 100 पे लगता है, तो ये 100 तो रहेगा ही क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, मैं अभी नीचे लिखती हूँ ब्रैकेट में, ये 100 तो रहेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्लस
ये जो 10 इस पहले साल में लगा था ये भी रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा, प्लस इस 10 का 10% लग जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 100 तो आपका प्रिंसिपल रहेगा ही, प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर आपने 10% लगा दिया है। समझ में आ रहा है? तो इसको जब कभी आपका बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूरा वो ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 500 का, अगर मुझे दे दिया 5% तो तीसरे साल निकालना है, ठीक है, तो पहले साल आपका क्या हो जाएगा, 500 का 5% निकालिए आप, कितना हो जाएगा आपका 25 रुपीज़। अगली बार ये 25 रुपीज़ तो होगा ही, अगली बार का जो होगा ये 25 तो होगा ही। ये देखिए ये 10 तो है ही है, प्लस इस 25 का 5% है, ठीक है, 25 का 5% यानी इंटू 5/100, 25 चौका 100 यानी 5/4 यानी प्लस 1.25 हो जाएगा। उसके अगले साल अगर कहता है तो इतना तो होगा ही, इतना तो आपका इंटरेस्ट होगा ही, प्लस इसका आपको फिर 5% निकालना है। तो इस तरीके से कंपाउंड का होता है। लेकिन ये कब का केस है, अगर जो एनुअल आपका दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको जो मैं कंटिन्यूअस का बता रही थी, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं कह दूं कि पहले साल तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, अगले साल मेरी 15% हो गई, ठीक है। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, नेक्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यानी अगर मैंने ले लिया कि कोई अमाउंट P है, उसकी पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, R1% है, ठीक है, तो ये P1 बनेगा, सॉरी A1 बनेगा, ठीक है, अमाउंट आएगा ना A1 बनेगा। उसके अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट R2% है, ये A2 बन गया। उसके अगले साल ये R3% है, ये R3 आ जाएगा आपका, R3%, यहाँ पे A3 बनेगा। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई लास्ट में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, यानी A3 की क्या वैल्यू होगी, या A4 की क्या वैल्यू होगी, A5 की क्या वैल्यू होगी। तो उसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। हमारा सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A = P × 1 + R/100 पावर T होता है। T मतलब जितने टाइम के लिए दिया जाए, यानी मैं अगर कितना मान लीजिए ये 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। तो जितने टाइम के लिए दिया है, ठीक है। अब अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज हो रही है, चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंटिन्यूअस चेंजिंग, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो T आपने एक साथ जो पावर लगा देते हैं ना, एक साथ जो आप टाइम की पावर लगा देते हैं, उसको अलग अलग स्प्लिट कर देना है। एक साल के लिए R1 है, R1 कर दिया, ये T हटा दीजिए। अगले साल के लिए R2 है, तो R2/100 कर दीजिए। उसके अगले साल के लिए R3 है, तो R3/100 कर दीजिए, एंड सो ऑन। ये आप परसेंटेज में भी आपने ये पढ़ा था, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस चेंजिंग परसेंटेज हो तो कैसे होता है, सेम यहाँ पे कंटिन्यूअस चेंजिंग अगर आपकी कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 3 साल के लिए अगर निकालता है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 रख देती हूँ। अभी मैं इस केस के लिए बात करती हूँ जब केवल R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि ये 3 साल R की जगह मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल R1 होती है, दूसरे साल R2 होती है, तीसरे साल R3 होती है, तब कैसे करेंगे। तो आप ये 3 यहाँ से हटा दीजिए। इस अब ये जो 3 इयर्स था, अब ये 3 जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुकी है, ठीक है। R1 R2 R3 हो गया है, तो आपको ये 3 हटा देना है और सिंपली एक बार R1/100, दूसरी बार R2/100, तीसरी बार R3/100, और सब में 1+ जैसा रहता है आपका, ठीक है। हालांकि ये जो है आपका मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन करिए। एंड इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। बस वहाँ पे थोड़ा सा उसमें ये हो जाएगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन बार बार नए मूलधन पे आपको निकालना पड़ेगा, कि नई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको निकालना पड़ेगा कि कितना आपको प्रिंसिपल और कितना टोटल अमाउंट आ रहा है। अब जो आपका एक और कॉन्सेप्ट है वो है संयोजन का। क्या है? संयोजन का कॉन्सेप्ट। संयोजन मतलब ये होता है कि अगर मैं जैसे अभी जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि R% पर एनम देख रहे हैं, ठीक है, पर ईयर,
ठीक है, ये पर ईयर ही रहेगा। मान लीजिए 8% पर ईयर दिया है और मुझसे बोल दिया है कि टी ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, या टी ईयर्स के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना होगा। अब ये कह सकता है कि 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, लेकिन जो हमारी ब्याज है वो हर 6 मंथ्स में कंपाउंड हो रही है, हर 6 मंथ्स में कैलकुलेट की जा रही है। अब मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद रटना नहीं है इसको। है तो ये बहुत ईजी, बट रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैंने कहा कि भाई मैं 100 रुपये आपको दे रही हूँ और मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, तो पर एनम का इंटरेस्ट रेट चाहिए, मतलब एक साल में 10% मुझे चाहिए। तो एक साल में 10% आपने ले लिया तो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं यही कहूँ कि मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट शुड बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट मेरा हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक साल में एक 6 महीना ये आया, यहाँ मैंने दिया 100 रुपये, 6 महीने बाद मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उस पूरे अमाउंट पे फिर 6 महीने बाद मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी अगर मैं पूरे एक साल में कैलकुलेट करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाता है, ठीक है। क्यों सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक साल में आपने सीधे सीधे कैलकुलेट कर लिया कि टोटल, वो बीच में कंपाउंड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर 6 महीने में मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे अब ये आपका पहले साल भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही बन गया। हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऐसा ही होता है, लेकिन वो केस क्या होता है जब आपका इंटरेस्ट जो है एनुअली कैलकुलेट किया जाए, एनुअली संयोजन हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली हो रहा है, 6 महीने। तो ये 6 महीने बाद जितना अमाउंट मिला, मान लीजिए 6 महीने में कुछ अमाउंट एक्स मिला, तो ये 100 प्लस एक्स, ये 100 था, एक्स रुपीज़ आपका 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया। अब इस पूरे पे अगले 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी इस एक्स पे भी आपको अब इंटरेस्ट मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। इस 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट केवल 100 रुपये पे मिला, लेकिन अगले 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी को ऐसे नॉर्मल उसमें बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि भाई अगर मैं इस 6 महीने को एक कोई टी ईयर्स मान लूँ, तो भाई ये टी ईयर्स हो गया, यानी 2 टी ईयर्स हो गए, यानी 2 साल का जो मैं कैलकुलेट करती हूँ, यानी इसमें मेरा कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, दो टाइम मिल गए मुझे, एक टाइम ये मिल गया और दूसरा टाइम ये मिल गया, ठीक है। यानी जैसे हम 2 साल करते हैं, ऐसे यहाँ पे 2 6 महीने हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है, अगर मैं 4 साल बोल दूं तो 4 साल में कितने 6 महीने हो जाएंगे, 4 ईयर्स में हाउ मेनी 6 मंथ्स विल बी देयर, 4 साल में कितने 6 महीने होंगे, एक साल में 2 6 महीने हैं, तो 4 साल में 8 6 महीने हो जाएंगे। यानी जो मेरा टी मिलेगा वो 2 इंटू आपका जो मतलब जैसा भी आप, ये जो T1 ये डिपेंड करता है, अगर मैं इसी को क्वार्टरली कह दूं तो यानी 3 महीने में हो जाएगा। तो अगर मैं अभी 6 महीने की बात करती हूँ तो यहाँ पे T ना होके मेरा 2T हो जाएगा। जो नया T बनेगा वो मेरा जो गिवन टाइम है, अगर मुझे 4 साल दिया है तो मुझे कैलकुलेशन 8 के हिसाब से करनी पड़ेगी, तब मैं T 4 नहीं रखूँगी, तब मैं कैलकुलेशन में T 8 रखूँगी। क्यों? क्योंकि 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं T 8 रख दूंगी तब तो आप कहेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट तो सीधा, तब तो आपका सीधा चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही जो ये रेट दिया है, जो मेरा R% दिया है, ये तो पूरे इतने का है ना, ये पूरे 1 साल का है, तो यहाँ तक का कितना होगा, R/2, यानी टाइम आपका दुगना हो रहा है और रेट आपकी आधी हो रही है, R/2% हो रही है, ठीक है। ये मैं 6 मंथ्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। दुगना मैंने क्यों किया, क्योंकि एक साल में 2 6 महीने होते हैं, ठीक है। और आधा क्यों किया, क्योंकि एक साल में टाइम को जितने टाइम्स करेंगे रेट को उसी से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर मैं कहती हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा अगर मान लीजिए मैं ये कह दूँ कि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, संयोजन जो है क्वार्टरली है,
तो इसका मतलब यहाँ से कोई चीज़ चली है, ये 3 महीने पहुँची है, यहाँ से फिर ये 3 मंथ्स, फिर यहाँ से 3 मंथ्स और फिर यहाँ से 3 मंथ्स, 1 2 3 4, यानी 4 बार कंपाउंड हो गई। तो टाइम में आपको ये देखना है कि जो संयोजन दिया है, यानी जो आपको कंपाउंड दे रहा है कि कितने मंथ्स में या कितने ईयर्स में कंपाउंड हो रही है, वो एक ईयर में क्योंकि पर एनम रेट रहेगा ना, पर एनम रहेगा, यानी एक साल में कितनी बार वो कंपाउंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4, सॉरी ये, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, यानी 4 बार कंपाउंड हो जाएगा। तो इस बार जो आपका T होगा, T1 होगा, वो 4T हो जाएगा और R1 जो होगा वो R/4 हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 2 महीना बोल दूँ, 2 मंथ्स बोल दूँ, तो यही चीज़ 12 महीने को 2 महीने से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 बार कंपाउंड होगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, मेरा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हर दूसरे महीने, यानी कितनी बार हो गया? 6 बार। तो आप सिंपल सा आप टाइम को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बस इसमें और सारे फॉर्मूले, सारे मेथड, सारी टेक्निक्स आपकी सेम रहेंगी, केवल R और T चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड दिया तो आप देख लीजिए कि भाई कितने 6 महीने होते हैं एक साल में, ट्वाइस 2 मंथली दिया है कि हर बाई मंथली दिया है अगर, तो मतलब हर 2 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो भाई एक साल में कितने 2 महीने होंगे? 12/2 यानी 6। ऐसे अगर मैं कहूँ मंथली हो रहा है तो मतलब 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस केवल R और T की वैल्यू चेंज होगी, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आप बनाइए, करने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल है, इस पर मैं क्वेश्चन इसलिए भी नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये सेम ही है आपका, केवल R और T की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने बताया कैसे। अगर 6 मंथली है, मान लीजिए मैंने कोई कैलकुलेशन करने को बोला कि 1000 पे 3 इयर्स के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, 10% पर मंथ पर एनम दिया है, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, मान लीजिए क्वार्टरली दिया है। ठीक है, क्वार्टरली दिया है, अगर क्वार्टरली यानी 3 महीना, तो ये 3 से डिवाइड कर दीजिए 12 को, यानी एक साल में कितनी बार हो जाएगा? 3 मंथ में 1 बार हो रहा है, तो 12 महीने में कितनी बार हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/3 × 12 यानी 4 टाइम्स, यानी 12 महीने में 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 3 इयर्स है T, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 की जगह टाइम जहाँ पे T आता है फॉर्मूले में, आपको 12 कर देना है। R जो आपका 10% है, ये आप कितना कर देंगे? 10/4। ठीक है, इतने परसेंट हो जाएगा, और ये T और ये R रख के आप फॉर्मूले में रख के निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और बाकी बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अभी बस ज़्यादा वो बचा नहीं है। कल हम इसका रीजनिंग के कुछ स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का हम देखेंगे। आप शेप्स वगैरह काउंट करना, अभी रीजनिंग भी स्टार्ट करना ज़रूरी है। सो विल स्टार्ट, और अभी आपका रीजनिंग और मैथ्स या एप्टीट्यूड साथ साथ चलेगा। इंटरेस्ट पे बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं मैंने, आप सारे वीडियोज़ देखिए, ध्यान से देखिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली क्या 95-97% मैं आपको बता रही हूँ 2 इयर्स 3 इयर्स पे ही आता है। 1 से 2% चांसेस होता है कि आपका क्वेश्चन 4-5 इयर्स के लिए आए। ठीक है, अगर आता है तो आप फिर फॉर्मूला बेस कर दीजिए, नहीं तो आप ये सिंपल मेथड लगा के कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो आई विल सी, मैं क्वेश्चन पेपर सभी देखूंगी पूरे, तो उसमें अगर कोई टाइप ऐसा होगा जो छूट गया होगा तो बीच में हम एक वीडियो बना के वो सारे आपको संयोजित करके दे देंगे पूरा, कि कैसे आपका वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से सारा ही फिनिश हो गया है, सारा टाइप्स मैंने आपको बता दिया है। आपका पूरा कितने, ये इतने ईयर्स में इतना है तो कितने ईयर्स में इतना हो जाएगा, ये भी बता दिया। आज आपका ये भी हो गया कि भाई कितने समय में ही हो जाएगा, ये भी हो चुका है, यानी टाइम्स वाला भी आपका हो चुका है, प्लस आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला भी हो चुका है, रेशियो मेथड भी हो गया है,
ठीक है। बाकी आपको अगर एक दो चीज़ें पता है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आई सजेस्ट यू कभी भी आप अटकिए मत। आप क्या करिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप एक काम करिए ना, स्टार्ट कर दीजिए ना, रेट से निकालना स्टार्ट कर दीजिए। रेट आपको मिल गया, टाइम मिल गया, फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, इतना तो आपको पूरा आता ही है। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं भी अटके, जरा सा भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है, डू आस्क, ठीक है, डू कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड वी रियली लव टू सी योर कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स या फीडबैक कुछ भी कहिए, वी रियली लव टू सी योर कमेंट्स एंड कुछ भी होता है डेफिनेटली वी वांट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। सो प्लीज़ वॉच वीडियो फुल विदाउट स्किप एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।